Yeah, very good morning, everyone. So, in the last class, what we have actually discussed, we have discussed that there are two situations जो कि सेक्शन 116 में दिया हुआ है। धारा 116 में दो परिस्थिति के बारे में बात की हुई है। एक परिस्थिति को हमने समझ लिया था, एक सिचुएशन हम समझ चुके थे कि जहाँ पे बच्चे को चाहिए कि वो अपने एक उसको पैटर्निटी स्टेटस चाहिए अपने फादर से। वहां पे हमने समझ लिया था कि पहले उसको 116 प्रूव करना पड़ेगा, 116 के एलिमेंट्स प्रूव करने पड़ेंगे। एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस द सेकंड सिचुएशन जहाँ पे एक फादर डिनाई करते हैं कि दैट वो डिक्लेयर करना चाहते हैं कोर्ट से कि ये ही और शी इज नॉट माय सन और डॉटर। ठीक है, पहले जो पुराना जो सेक्शन था 112 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, जो पुराना सेक्शन था उसके अंदर एक शब्द यूज किया गया था सन। जो सेक्शन था वो सिर्फ सन के ऊपर अप्लाई होता था, लेकिन अब इन्होंने उसको चाइल्ड कर दिया है। कुछ खामियां भी इस सेक्शन के अंदर, जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इसमें जिक्र नहीं किया है। मैंने आपको स्तुति पेंटर वाला केस लिखवाया है इसमें, और वहां पे बताया कि कैसे एक गुजरात हाई कोर्ट ने इस सेक्शन को इन्वोक करते हुए थोड़ा सा एक प्रोग्रेसिव जजमेंट दिया जस्टिस शास्त्री ने। ठीक है, जस्टिस एजे शास्त्री का जजमेंट है ये, और जस्टिस शास्त्री से मैं खुद बहुत पर्सनली मिला हुआ हूँ और ही इज ए वंडरफुल जज। जस्टिस एजे शास्त्री तो रिटायर्ड हो गए, लास्ट ईयर रिटायर्ड हो गए थे सर, लेकिन मैं पर्सनली उनके अंडर काम भी किया हुआ है मैंने, और मैं उनसे मिला भी हुआ हूँ। ही इज अ वंडरफुल जज। तो नाउ कम टू द पॉइंट। देखिए, डीएनए टेस्ट जो होता है वो दो सिचुएशन में कंडक्ट होता है। जहां मैं बात करता हूँ डीएनए टेस्ट की, तो दो सिचुएशन में डीएनए टेस्ट कंडक्ट होता है। और ये डीएनए टेस्ट कंडक्ट क्यों होता है? डीएनए टेस्ट डायरेक्टली कोर्ट कंडक्ट नहीं करता है। जब भी कोई पार्टी सेक्शन 34 एसआरए के अंदर डिक्लेरेशन के लिए गई है, अब डिक्लेरेशन मुझे कोई बताएगा इस क्लास में कि किस चीज का डिक्लेरेशन होता है वहां पे? हाँ, टाइटल का होता है। ठीक है, एक तो टाइटल का होता है और एक किसका होता है, और किसी राइट का होता है। डिक्लेरेशन ऑफ एनी टाइटल और राइट, दो चीजों का डिक्लेरेशन होता है। जैसे पहले से सिचुएशन में इसमें एक बच्चा चला गया है, he has gone before the court अंडर सेक्शन 34 में उसने सूट डाला कि सर डिक्लेयर किया जाए कि जो पैटर्निटी स्टेटस है, सर जो पैटर्निटी स्टेटस है उसको डिक्लेयर किया जाए दैट ही और शी इज माई ही इज माई फादर, डिक्लेयर करने के लिए गया है। तो कोर्ट क्या एक्सपेक्ट करता है इससे कि फर्स्ट ही हैज टू प्रूव द एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 116। क्या एलिमेंट्स 116 के? पहली बात तो एक लॉफुल मैरिज होनी चाहिए, है ना, लॉफुल मैरिज होनी चाहिए। और अगर डिजोल्यूशन भी हुआ है तो आप उस डिजोल्यूशन के 280 दिन के डेज के अंदर आपका जन्म होना चाहिए। उसको पहले ये दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो प्राइमा फेसी जो होता है वो बच्चे के ऊपर होता है कि पहले वो इन दो कंडीशन को फुलफिल करे। और कोर्ट भी अगर मान लीजिए उसने फुलफिल भी कर दिया है तो भी एक स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसी होना चाहिए। प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है? प्राइमा फेसी मतलब होता है प्रथम दृष्टया, मामला प्रथम दृष्टया देखने पर ही प्रतीत हो जाए कि हाँ देयर इज समथिंग फिशी, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। मैंने आपको एग्जांपल दिया था रोहित शेखर एनडी तिवारी वाला मैटर का, और मैंने उसमें बताया था कि कैसे कोर्ट ने पहले रिजेक्ट कर दी उस एप्लीकेशन को, फिर बाद में उसको अलाउ भी किया। क्योंकि जब तक प्राइमा फेसी नहीं आएगा कोर्ट के सामने तो कोर्ट विल नॉट कंसिडर इट फिट फॉर द मैटर ऑफ सेक्शन 34 और आइदर फॉर द पर्पस टू रिबट द कंक्लूसिव प्रूफ अंडर सेक्शन 116। 116 का जो रिबटल है, 116 में जो आप रिबट कर रहे हो उसको सपोर्ट नहीं करेगा कोर्ट। इज इट ऑल राइट? ये बात बिल्कुल फंडामेंटली क्लियर कीजिए पहले माइंड में। सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज में एक फादर डिक्लेयर कराने पहुंच गए हैं किसी राइट को, अधिकार ये कि मैं इसका पिता नहीं हूं, तो फादर को सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा 116 में दिया गया एक्सेप्शन। 116 में जो अपवाद दिया गया ना, दैट देयर वाज नो एक्सेस एट द टाइम ऑफ बी गोटन ऑफ द पार्टीज, लिख दिया हुआ है हिंदी में। अगर मैं इसको दोहराऊं तो हिंदी में क्या लिखा हुआ है 116 के अपवाद में कि दोनों पक्षकारों के मध्य पारस्परिक, दोनों विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसे किसी समय नहीं थी जब उसका गर्भाधान किया जा सकता था। तो देयर वाज नो एक्सेस एट द टाइम ऑफ बी गोटन। Suppose if there is no access at the time of B gotten, it would directly means अगर ये कंक्लूसिव प्रूफ हो जाता है, देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस होने चाहिए इसके लिए। क्या होने चाहिए? बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस होने चाहिए। जैसे मान लीजिए
राजस्थान के सीकर से कोई काम करने के लिए दुबई गए हुए हैं या फिर यूएई गए हुए हैं। इनकी जो इनकी जो अब पासपोर्ट में क्या होता है ना, जब आप कंट्री एग्जिट करते हैं तो उसका ठप्पा होता है। तो इनके 2016 मई का इनके पासपोर्ट पर ठप्पा है, ठीक है। जस्ट बिफोर कोविड 2019 में घर आए, तो घर आके क्या देखते हैं कि घर में एक साल का बच्चा है। तो ये पूछते हैं कि बच्चा किसका है, तो कहते हैं आप ही का तो है। तो अगर आप मई से कैलकुलेट करेंगे एक साल बाद, तो ये बनता है 2017 का। तो बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए थी? 2 साल, 2.5 साल, 3 साल कुछ ऐसी होनी चाहिए थी। लेकिन बच्चा अगर एक ही साल का है, और देखिए पासपोर्ट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस कि यू आर नॉट देयर, क्योंकि उसमें एग्जिट और एंट्री का टाइम नोट होता है। ये बात समझ लीजिए। लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो हो सकता है, क्या पता कोई आईवीएफ के थ्रू उसने अपना स्पर्म डोनेट किया हो इन सम आईवीएफ की क्लिनिक। अब ऐसे प्रोविजंस इसमें नहीं दिए हुए और इनको चेंज करना चाहिए था। इफ दे आर मेकिंग समथिंग न्यू लॉज, तो उसको थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग उसको इनकलकेट करना चाहिए था। मुझे लगता है कि जैसे 116 इन्होंने बनाया, तो इन्होंने सिर्फ एक लाइन चेंज की है, जहां पे सन लिखा हुआ था उसको चाइल्ड कर दिया, एक शब्द चेंज किया है सिर्फ। इनको ये भी लिखना चाहिए था एक्सप्लेनेशन में कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज है, अगर उसके उसके अकॉर्डिंग कोई गर्भाधान होता है या फिर उसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रेगनेंसी होती है, तो उसको भी इस पे इंक्लूड किया जाए। उनको दे शुड हैव इंक्लूडेड दीज टर्म्स आल्सो, क्योंकि आज दिक्कत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन ये केसेस आएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने इन द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। 10-20 साल बाद ये सारे केस के सामने, बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी प्रोग्रेसिव सेक्शन। 1872 में जो था वही हमसे ज्यादा सोच पा रहे थे 1872 में। तो द लॉ कमीशन इज नॉट थिंकिंग अबाउट दोस पॉइंट्स। तो आप चाहें तो इसका क्रिटिसिज्म भी लिख सकते हैं, कहीं पर अगर लेजिटिमेसी की बात हो तो आप इसका डायरेक्ट लिखने के साथ में आप इसका क्रिटिसिज्म भी लिख सकते हैं। दिस सेक्शन शुड हैव आल्सो इंक्लूडेड, इस सेक्शन को उन अन्य अन्य बातों को भी, अन्य अन्य प्रावधानों को भी जोड़ा जाना चाहिए था। एक क्रिटिसिज्म वहां कीजिए जहां पे जगह बहुत हो। 6 नंबर में पूछा है तो आप क्रिटिसिज्म कीजिए, 3 नंबर में पूछा है तो क्रिटिसिज्म मत करना, क्योंकि फिर डायरेक्ट फिर आप, क्योंकि जगह कम होती है 3 नंबर के लिए, तो फिर आप डायरेक्ट छोड़ देंगे अगर आप क्रिटिसिज्म करने चले जाएंगे तो। या कहीं पे ऐसे आया है और ऐसे में पूछ लिया है कि बताइए जो नए लॉज आए, जैसे इस बार कैसे था, इस बार जो न्यू लॉज आए हैं उसके ऊपर एक क्या सोचते हैं आप? इस बार ऐसे था आरजेएस के मेंस में न्यू लॉज के ऊपर, तो क्या आप जहां पे भी ऐसा है तो आप फेयर क्रिटिसिज्म भी कीजिए प्रावधानों का। बस समझ में आई? आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि साक्ष्य अधिनियम में जो प्रावधान जोड़े गए कि आप उनसे खुश हैं, तो आप बोल सकते हैं सर देयर आर वेरी प्रोविजंस व्हिच आर वेरी गुड, बट फ्यू प्रोविजंस आई एम नॉट हैप्पी विद देम। जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया, आईवीएफ हो गया, इन टेक्नोलॉजीज को भी एड ऑन किया जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत प्रोग्रेसिव जजमेंट अगर आपके हैं, पर इंटरव्यू में इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है कि ये बहुत एक्स्ट्रा दिमाग है, इसको सिविल जज नहीं बनाना चाहिए। देखिए एक्स्ट्रा दिमाग अगर आप लेके जाएंगे ना तो सिविल जज, क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव माइंड होता है, क्या पता कोई सामने कोई प्रोग्रेसिव जज बैठा हो, उनको आपकी बात वाकई ठीक लगे कि हाँ यार इस बच्चे ने सही बात बोली है। इट्स ए वेरी सब्जेक्टिव थिंग, आपको पास भी करा सकता है, फेल भी करा सकता है, एक बहुत सुपर नंबर भी दिला सकता है और एक डफर नंबर भी दिला सकता है। इट्स ए वेरी सब्जेक्टिव थिंग। इसलिए आई यूजुअली से कि प्लीज ऐसे अपने क्रिटिसिज्म को अवॉइड किया करो लोग के ऊपर। वो मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपका दिमाग खुले, आपके अंदर नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता हो। मेंस तभी निकलता है जब आप चीजों को बहुत थोरोली पढ़ते हैं। मेंस में अच्छे आंसर्स तभी लिख पाएंगे जब आप बहुत अच्छे से आपने चीजों को पढ़ा है और आप खुद के विचार जनरेट करके आंसर्स लिख रहे हैं, तब आपका मेंस निकलेगा। तो 4 लाइन पढ़ के अगर आप सोचते हैं कि मेंस में मैं पूरा एज इट इज लिख के आ जाऊंगा और बाहर आके कहूंगा कि मेरे पेपर अच्छा हुआ है, तो वो अच्छा नहीं है। क्योंकि बाकी बच्चे जो हैं, जो टॉपर्स हैं, जो अपने आंसर्स लिख रहे हैं, उनके भी तो मैं कॉपीज दिखाऊंगा। अभी एक बार रिजल्ट आ जाए, कुछ बच्चे जिन्होंने यहाँ पे मेंस के आंसर लिखे थे, मैं उन बच्चों की कॉपीज शेयर करूंगा आपको, जब उन्होंने टेस्ट सीरीज में जो कॉपीज दी थी हमारे यहाँ पे, एंड यू विल सी हाउ ब्यूटीफुल दे हैव रिटन। मेंस के काफी बच्चे थे, अपने अपने लगभग 9 बच्चों के लगभग का यहाँ से मेंस क्लियर हुआ है। और वी हैव स्टार्टेड 25-30 बैच का टेस्ट था हमारा, उसमें से 9 बच्चों का मेंस निकल गया। आप लोग देखिएगा उनके आंसर में, कॉपीज यहीं पड़ी है, उनके ऊपर एक एक के ऊपर बहुत हार्ड वर्क हुआ है। एक एक ऊपर क्या, पूरे जो 30 बच्चों का बैच था, मैंने सिर्फ इतने ही बच्चे लिए थे, उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है। तो सोचिए जब उन बच्चों पे हो सकता है, तो आप मेरे फाउंडेशन के बच्चे हैं,
आपके पीछे कितना हार्डवर्क होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज मुझे वहां तक पहुंच के तो दिखाइए। पहुंचेंगे वहां तक? वहां तक पहुंचेंगे तभी तो मेहनत करूंगा आपके ऊपर। तो he have to prove that there is an exception under section 116। सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा कि सर एक अपवाद है धारा 116 के अंतर्गत। फर्स्ट थिंग he has to prove that there is an exception under section 116। तो उस एक्सेप्शन को he have to prove that firstly। और कोर्ट इसने प्रूव भी किया है, लेकिन सपोज कीजिए दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। या तो इसके पास में बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है, या फिर मान लीजिए वाइफ उसको मुंह पे बोल देती है कि ये बेटा तुम्हारा नहीं है, ठीक है ना, ये तो मेरे बॉयफ्रेंड का बच्चा है। बट यू डोंट हैव एनी कंक्लूसिव एविडेंसेस अगेंस्ट हिम और हर। बच्चे के खिलाफ या उस लड़की के खिलाफ, आपके खिलाफ कोई कंक्लूसिव एविडेंसेस नहीं है। वाइफ साफ बोलती है कि हाँ ये आपका बच्चा है ही नहीं, इसके ऊपर हाथ उठाने की जरूरत नहीं, इसको डांटने की जरूरत नहीं है, इसको कैसे पालना है, कहाँ से पैसे आएंगे मैं सब जानती हूँ। अब मान लीजिए वाइफ सीधा ऐसे बोल दे तो हस्बैंड के पास कोई कंक्लूसिव एविडेंसेस नहीं है, व्हाट ही विल डू? बताइए कितनी 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 खराब सिचुएशन है। डाइवोर्स ले तो वाइफ बच्चे की तो उस टाइम पे एलिमनी मांगेगी, और ऐसे साफ बोल दी कि आपका बेटा है ही नहीं है। आप सोचिए इस सिचुएशन को क्या क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए। These provisions are hurdle to do the complete justice। अब complete justice हो पाएगा क्या? To tell me one thing। क्योंकि हम बात करें 116 की, इसे कंक्लूसिव प्रूफ। बच्चे अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। एक तरफ आपके बच्चों को, आपको बच्चे का सोसाइटल इंटरेस्ट भी ध्यान रखना है, उसके सोशल जस्टिस भी ध्यान रखना है, उसका जो सामाजिक हित है उसका भी ध्यान रखना है बच्चे का, उसके साथ सामाजिक न्याय भी आपको करना है। आपकी स्कॉलरशिप आती है कौन से डिपार्टमेंट से आती है? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग वही देता है ना। क्यों देता है? क्योंकि आप बच्चे हो और आपके साथ सामाजिक न्याय होना चाहिए। सामाजिक न्याय मंत्रालय इसलिए बना है क्योंकि किसी भी बच्चे के अगर सामाजिक उसके साथ सोशल जस्टिस करना है तो उसको स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी। याद करो सोशलिस्ट थ्योरी, महात्मा गांधी की पुश एंड पुल थ्योरी, मैंने बताया था आपको सोशलिस्ट की में कार्ल मार्क्स की भी एक थ्योरी थी। कौन जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, देयर इज अ थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स, देयर इज अ थ्योरी ऑफ गांधीयन थ्योरीज। तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्योरीज। अब गांधी जी कहते हैं कि पुश और पुल होना चाहिए, तो बच्चों को पुश और पुल करने के लिए 116 बना दिया कि सोशल जस्टिस पे जो आधारित है, सामाजिक न्याय पर जो आधारित है, कि जस्टिस प्रिवेल होगा। और एक तरफ वो पिता है जो हर दिन ताने सुन रहा है कि, और बच्चा भी सुन रहा है उसके साथ, माँ बोल रही है कि इसको इसको पापा नहीं बोलना है, एक अंकल आएंगे उनको पापा बोलना है। आप सोचिए कि हाउ द पैथेटिक सिचुएशन इट वुड बी। क्या करेगा वो आदमी इसी सिचुएशन में? क्या लॉ ने कोई स्कोप छोड़ा है उसके लिए? यस, देयर आर सम स्कोप्स जो मैं आपको बताता हूँ इस सेक्शन में। अगर मान लीजिए फादर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, देयर वाज नो एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इस एक्सेप्शन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, प्राइमा फेसी ही इज फेल्ड टू प्रूव दिस एक्सेप्शन। क्योंकि ही वाज ऑलवेज देयर ना, वो तो अपने बेचारा सुबह 8 बजे काम पे जाता है, रात को 8 बजे काम से आता है। देयर इज नो प्रोविजन जो रिबट करे इस एक्सेप्शन को, जो कि इस अपवाद का खंडन करे, लेकिन वो खंडन कर ही नहीं पा रहा है। What he or she will do, मतलब उसको उसके फादर को क्या करना चाहिए? सिंपली जब भी कोई ऐसी बात हो तो उसको रिकॉर्ड करे, एक सर्टिफिकेट लगाए सेक्शन 61 या 62 जो भी अब नया इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हुआ है उसको सर्टिफिकेट लगाए, एंड प्रूव द प्राइमा फेसी बिफोर द कोर्ट that he or she directly alleging that she is directly alleging that ये हो सकता है। इज इट पॉसिबल? तो आप प्राइमा फेसी तो प्रूव कर सकते हो। आपने व्हाट्सएप मैसेजेस पे कुछ टेक्स्ट उससे लिखवा लिया, आपने अपने मैसेजेस सबमिट किए कोर्ट के अंदर, और वहां से आपने प्राइमा फेसी दिखाया। बात समझ में आ रही है? 116 इज ए वेरी ड्रेकोनियन प्रोविजन। व्हाट ड्रेकोनियन मींस हियर? ड्रेकोनियन मींस मतलब इट्स ए वेरी टफ प्रोविजन। इसमें कोई फंसेगा तो फिर बहुत मुश्किल है कोर्ट को साबित करना। बात समझ में आ रही है? क्योंकि भारत में डीएनए रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टली आप जाके नहीं कर सकते। देयर इज ए टेलीविजन शो इन अमेरिका, अमेरिका में तो टेलीविजन शो भी आता है, उसमें क्या होता है ना कि दैट हु इज द फादर, तो उसमें करके डीएनए रिपोर्ट को रिवील करते हैं।
तो रिवील करने के पहले बहुत ड्रामा क्रिएट करते हैं कि नहीं नहीं यही होगा फादर, महिला बोलती कि यही फादर होना चाहिए, दूसरा जो उसका वो 2-3 बॉयफ्रेंड होते हैं बोलते हैं नहीं मैं हूँ मैं हूँ इसका फादर। इस टाइप का एक वो तो उनका ड्रामेटिक शो है। लेकिन अपने इंडिया में क्या है, जो सोसाइटी है दे आर वेरी वेरी कॉन्जंक्टिव बिटवीन ईच अदर। उनके वो सोसाइटी बहुत हमारी परस्पर मिली हुई है, हमें सोसाइटी जैसी नहीं है कि इन चीजों के ऊपर कोई वो करे। समझ में आई बात? इंडियन सोसाइटीज आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सोसाइटीज। वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बास्टर्डाइजेशन का, सोशल जस्टिस का, उनको कोई मतलब ही नहीं है। अपने यहाँ तो ये है कि अच्छा लड़का क्या करता है, कौन से कुल का है, कौन सा गोत्र है उसका, कौन से समाज से है, शादी के फोड़े पड़ जाएंगे। यू नो व्हाट इज फोड़े पड़ना? राजस्थानी तब में कहते हैं ना हम लोग, फोड़े पड़ जाना मतलब शादी के लिए भी दिक्कतें आ जाएगी अगर अगर पितृत्व का पता नहीं है तो घर में कोई बेटी नहीं देगा, फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? शादी.com कहाँ जाएंगे? शादी.com शादी.com पे कौन जाता है बताओ मुझे, लिटरली बताओ। शादी.com पे वही जाते हैं जिनके भाई साहब, जिनके मतलब ऐसा है कि उनको या तो वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो इक्वल रिश्ता नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ डिफेक्ट है। शादी.com पे दो ही तरह के लोग जाते हैं, बस समझ लेना। तो उसके शादी.com पे जनरली मैंने तो मेरे किसी नॉन को आईडी बनाते हुए नहीं देखा। मेरी एक फ्रेंड है आरजेस बनी, उन्हें शादी.com पे आईडी बनाई अपनी। आरजेस बनने के बाद, क्योंकि शी इज फ्रॉम आउटसाइड, वो राजस्थान की नहीं थी, अभी शायद वो कोटा पोस्टेड है, तो ट्रांसफर नहीं हुआ तो कोटा ही थी। मेरी 6-5 महीने पहले बात हुई तब कोटा थी। तो उसे शादी.com पे आईडी बनाई और मुझे पूछती कि देखिए यार यहाँ पे अजमेर में कॉलेज है MDSU, वहाँ पे एक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर अभी रिक्रूट हुआ है नया, एक लड़का है, उससे आज डेट है मेरी। तो मैं उसको कह रहा था, मैंने कहा कि ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, आपने उसमें देख लो ना। तो वो बोली कि सर कि प्रतीक 70% तो गर्ल्स ही है, 20-30% बॉयज है, उसमें से 10% मैरिड है, 20% ऐसे हैं जो ऑलरेडी बुक करके रखे, और 10% ऐसे हैं जो अपने से पिक एंड चूज करते हैं, मतलब ऑलरेडी शादी के लिए जिसके करनी है उसके साथ ही जाते हैं। लड़की भी मना नहीं करती क्योंकि उसको भी पता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन गए या तो फिर कुंवारा रहना पड़ेगा जीवन भर। बात समझ में आ रही है? देयर इज अ प्रॉब्लम। तो शादी.com पे या तो बहुत ज्यादा पढ़े लिख गए आप, या फिर कुछ डिफेक्ट रह गया। शादी.com वाले मेरे पे केस ना कर दें डिफेमेशन। हाँ मतलब देयर इज सम टेक्निकलिटीज होती है, तो ज्यादा फिर शादी.com पे आपको प्रेफर करना पड़ता है। तो टेक्निकल बात ही आती इन केसेस के लिए। अब आप जनरली इन केसेस की अगर बात करते हो तो ही और शी वांट लाइक ही वांट अ डीएनए टेस्ट। अब कोर्ट मना कर रहा है, नेसेसरी क्या होता है? पहली बात तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसी होता है। लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पहले तो मैंने इसका लिखवा देता हूँ, इसका लिखवा नहीं था ना मैंने आपको बच्चे के लिए, लिखवा देता। चलो सेकंड पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। सेकंड पॉइंट सिचुएशन सेकंड में where the child has proved second situation where the child has proved the situation under section 116 the situation under section 116 जहां कहीं भी बालक द्वारा धारा 116 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों को साबित किया जा चुका हो, बालक द्वारा धारा 116 में दिए गए प्रावधानों को साबित किया जा चुका हो, धारा 116 में दिए गए प्रावधानों को साबित किया जा चुका हो, wherever the child has proved the elements of section 116, क्या लिखवा है? ऐसे लिखवा हो ना, the section 116, but ultimately the father has not been satisfied with the condition, but ultimately the father has not been satisfied with the condition. परंतु परंतु पिता धारा 116 से परंतु पिता धारा 116 से संतुष्ट ना हो, परंतु पिता धारा 116 से संतुष्ट ना हो, संतुष्ट ना हो। आगे लिखिए, एंड द फादर वांट्स डीएनए टेस्ट, और पिता द्वारा डीएनए परीक्षण की मांग की जाए, और पिता द्वारा डीएनए परीक्षण की मांग की जाए, एंड द फादर वांट्स डीएनए टेस्ट।
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। Once the court has raised the presumption under section 116, जहाँ न्यायालय द्वारा 116 की उपधारणा साबित की जा चुकी हो, जहाँ न्यायालय द्वारा 116 की उपधारणा साबित की जा चुकी हो, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 2B के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2B के अंतर्गत then as per section 2B of भारतीय साक्ष्य अधिनियम, it shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. It shall not be allowed evidence to be given for the purpose of disproving it. तो उसे ना साबित करने के प्रयोजन से साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं होगी। उसे ना साबित किए जाने के प्रयोजन से साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं होगी। उसे ना साबित करने के प्रयोजन से साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे बच्चा क्या है ना सर, बच्चे ने सबसे पहले क्या किया है, 116 को साबित कर दिया, और ये जैसे 116 को साबित किया और पिता इसका अपवाद, इसके एक्सेप्शन को साबित करने में फेल हो गए। पिता तो हो गए फेल, लेकिन बच्चा तो हो गया ना पास। जैसे बच्चा पास हो गया तो फिर आपको क्या होता है ना, 2B जो डेफिनेशन किसकी है, इसकी डेफिनेशन 2B कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन है, निश्चयक सबूत की। उसमें देखिए आप एक बार निकालिए 2B, उसकी लास्ट लाइन पढ़िए, एक बार 2B निकालिए। आपका पुराना बैरेक्ट है, हाँ, तो इसमें सेक्शन 4 निकालिए। इसके पास पुराना बैरेक्ट है, उसमें सेक्शन 4 निकालिए। उसमें कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन देखिए 2B के अंदर। जिसके पास नया बैरेक्ट है वो 2B निकालिए। उसमें आप देखिए एक लास्ट लाइन लिखी हुई है, ये बात साफ लिखी हुई है कि उस फैक्ट को आप ना साबित नहीं करने दोगे, उसको डिस्प्रूव नहीं करने दिया जाएगा। तो हमको ये बात समझ में आती है सर कि सर अगर बच्चा अगर साबित कर चुका है तो मतलब साबित करते ही क्या हो गया है, ऑटोमेटिकली फैक्ट कंक्लूसिव प्रूफ हो गया है। अब फादर भलाई से मोबाइल का स्क्रीनशॉट दिखा रहा है कोर्ट को, वाइफ का मैसेज जो लिखा हुआ है, वाइफ की रिकॉर्डिंग सुना रहा है, वाइफ का वीडियो बना लिया वो दिखा रहा है कोर्ट को, लेकिन एविडेंस देने दिया जाएगा? ये तो इनजस्टिस हो गया ना सर। तो पूरा क्या है, अनजस्टिस है पार्टीज के साथ में। यहाँ पे कंफ्लिक्ट स्टार्ट होता है इस प्रोविजंस में। जो कंफ्लिक्ट है, जो विरोधाभास है, यहाँ स्टार्ट होता है। देखिए डायरेक्ट कंफ्लिक्ट ऑफ 2B BSA का हो जाता है 116 से इन केसेस में। और कंफ्लिक्ट क्यों हुआ? क्योंकि सर एविडेंस अलाउ नहीं किया जा रहा है। ऑल्दो हस्बैंड के पास में एविडेंसेस हैं, इसको साबित कर सकता है, लेकिन वो एविडेंस ऐसे नहीं है जो सीधा अपवाद में चले जाए, जो एक्सेस को शो करे। एक्सेस को शो करने वाला एविडेंस नहीं है। एक्सेस का मतलब जानते हैं ना, सेक्सुअल रिलेशनशिप को, सेक्सुअल इंटरकोर्स कब हुआ था, उसको शो करने वाला एविडेंस नहीं है हस्बैंड के पास में। लेकिन हस्बैंड के पास में वो एविडेंसेस हैं, वो मेटेरियल एविडेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि ही और शी इज नॉट माय सन और डॉटर। प्रोविजंस की पेक्युलिटीज को समझिए और दिमाग थोड़ा सा खोलिए। मतलब अगर हस्बैंड के पास में डायरेक्ट ही अगर पासपोर्ट जैसा एविडेंस होता जो बहुत ही स्पष्ट था, जो साफ बता रहा था कि एक्सेस नहीं है, तो कोर्ट मान लेता। लेकिन अगर एक्सेस था, हस्बैंड सुबह 8 से 8 नौकरी जाता है और 2 साल बाद बच्चा होता है, तो वाइफ कहती कि हाथ मत लगाना, ये आपका बच्चा नहीं है, इसको गंदा मत करो। क्या करेगा हस्बैंड? क्योंकि उसके पास एक्सेस का एक एक्सेप्शन किसका है, सिर्फ एक्सेस का। बट देयर वाज नो एक्सेस। भाई परस्पर जब संबंध बना, जब वो बच्चा आया होगा उस टाइम संबंध नहीं थे। आप ये बात समझिए। तो हस्बैंड भले से वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दे,
हस्बैंड बुलाए से कुछ भी दिखा दे अपना, लेकिन वो नहीं मानेंगे ना। अरे सप्ताह में अब हस्बैंड कहता है कि सर मैं जॉब करता हूँ 8 से 8, तो कोर्ट क्या बोलेगा, भाई संडे को तो तू घर ही रहता है, या संडे को भी कोर्ट काम पे जाता है क्या, रात को तो तू घर से आता ही है। तो ये कैसे कह सकता है कि देयर वाज नो एक्सेस? देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेस। हस्बैंड पासपोर्ट जैसे केसेस में तो आप साफ साबित कर दोगे कि हाँ कब एग्जिट है कब एंट्री है, ठप्पा दोनों दिखा देगा कोर्ट को और खत्म काम। बात समझ में आ रही है? ये तू आर्मी वाली जॉब में थोड़ी ना है, तो तू गया है तो तू आया ही नहीं साल 2 साल तक, जंग चालू हो गई तो 3 3 साल तक छुट्टियां नहीं दी, तो ऐसे वाली जॉब में क्या, तो ऐसे जॉब में नहीं तो फिर एक्सेस कैसे दिखाएगा? एडल्ट्री का कौन सा जजमेंट आता है? जोसेफ साइन। अभी आर्मी ने बोला है कि इसको हमारे पे लागू ना किया जाए, आपको पता है बात? आर्मी ने एफिडेविट बोला कि जोसेफ साइन जो एडल्ट्री है वो आर्मी के लिए ऊपर रखे। अभी ये सबरीमाला जजमेंट भी रिव्यू में गया हुआ है। कल पूछा आरजेएस वाले बच्चे से इंटरव्यू में कि एक 9 जजेस बेंच बनी है अभी रिसेंटली, आपको पता है इसके बारे में? 9 जजेस बेंच बनी है एक केस को सुनने के लिए, आपको पता है कौन सी है? सबरीमाला, सबरीमाला बनी ना 9 जजेस बेंच, सबरीमाला को बनाया 9 जजेस बेंच, सबरीमाला को रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू इसलिए कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की बात करके इंदु मल्होत्रा के स्टेटमेंट के बाईपास कर दिया था, जबकि रिलीजियस डिनोमिनेशन जो होते हैं उनका खुद का अधिकार है, वो कुछ भी करे। ये तो पर्सनल लॉ में एंटर करने जैसी बात हो गई ना। फिर तो कल को ये तो पेंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा कि रिलीजियस कि आप कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के नाम पे कुछ भी लेके आ रहे हो। कल को मान लीजिए पर्सनल लॉज आ गए, कल को मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं आ रहा है? इसके साथ बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो ये सीधा इंपैक्ट करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉज को। और मुस्लिम पर्सनल लॉज ये बोलते हैं कि आर्टिकल 25 के अंदर, आर्टिकल 26 के अंदर ये माइनॉरिटीज है, इनको भी राइट है टू प्रोपोगेट देयर ओन रिलीजन, लिखा हुआ है। तो जब उनका खुद का मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं, जब उनके रिलीजन है, तो कॉन्ट्रवेंशन हो गया ना। और यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो फिर तो आप ये बता रहे हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल सुपरसीड करेंगे फंडामेंटल राइट के ऊपर। अभी कल पूछ रहे थे, यही सवाल कल चल रहे थे इंटरव्यूज में बच्चों से। हाँ, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, सेंटर के ऊपर नहीं ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट के ऊपर है ना, राज्य के नीति निर्दिष्ट तत्व है। उसके ऊपर रेट लग सकती है, कहाँ लगाई? अभी शायद पेंडिंग नहीं है ये केस। उत्तराखंड में लगता है, गोवा में लागू है यूसीसी ऑलरेडी। देश में इंप्लीमेंट करने में मुश्किल है ना, क्योंकि हम देश में हर जगह अलग अलग फैसिलिटीज है। तो टेक्निकल बात भी यही है कि अगर आप मान लीजिए कोई लॉ को पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत ही डिटेल में पढ़िए। कहने का मतलब ये है, कहीं से कहाँ सवाल पूछ ले आपको पता नहीं है, कहाँ से क्या सवाल पूछ लिया जाए आपको पता नहीं है। आप ये हमारा जो बैच है ये प्रीलिम्स इंटरव्यू है, दिमाग को खुला रखिए और हर बात जो मैं बोलता हूँ उसको प्लीज नोट करने की हैबिट बनाइए, हर बात। 9 जजेस बेंच कौन से में आ रही है? सबरीमाला। इसके पहले 9 जजेस बेंच किस में आई थी? केस पुट्टा स्वामी। पुट्टा स्वामी वॉज 9 जजेस बेंच जजमेंट। कौन थे केस पुट्टा स्वामी के जज? केस पुट्टा स्वामी 2017 का जजमेंट है। उनका तो एडीएम जबलपुर था, एडीएम जबलपुर को ओवररूल किया ना इसमें। दीपक मिश्रा, आई बिलीव, आई थिंक दीपक मिश्रा है, दीपक मिश्रा ही थे शायद ना। दीपक मिश्रा ने बहुत अच्छे जजमेंट्स दिए अपने टाइम पे। एक सेकंड देख लेने दीजिए मुझे। जजेस का नाम याद करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि देखिए आपसे पूछा कि विच वाज द अर्लियर जजमेंट, तो फिर आपको नाम पता होना चाहिए। जस्टिस AK सीकरी, जस्टिस सीकरी, जस्टिस सीकरी थे, वो नहीं थे।
दिस इज AK सीकरी। एक बार इसको खत्म करने दो मुझे। तो सर हमने देखा कि डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हो गया 2B के बीच में और सेक्शन 116 के बीच में, और सब इन कन्फ्लिक्ट में दब दब कौन गया है सर? ट्रुथ। ट्रुथ को तो आपने खत्म ही कर दिया है। कहने का मतलब ये है ना कि सच्चाई जो थी वो तो खत्म है, ट्रुथ तो प्रिवेल ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्रोसीजर ही इतने स्ट्रिक्ट बना दिए कि आप ट्रुथ को बाहर ना लेके आओ। अब इसमें जजमेंट है, ठीक है ना? जजमेंट करते हैं, कोर्ट की क्या अप्रोच होती है, कोर्ट की अप्रोच क्या होती है, ये हम देखते हैं। देखिए बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ये दिया जाता है। और एक और बात याद रखना, आप अगर क्या किसी को डीएनए सैंपल देने के लिए, क्या आप किसी को डीएनए सैंपल देने के लिए पुश कर सकते हैं? क्या आर्टिकल 20(3) नहीं आएगा बचाव करने? सोच के बताओ। 20(3) भी मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इससे जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात हो रही है। जुडिशियल प्रोसीडिंग में लगता है ना 20(3), कल ही लिखवाया है। कल कौन से केस में लिखवाया था बताओ? कौन सा केस था? केस का नाम क्या था? इसलिए कहता हूँ घर, इसलिए आप पढ़ते नहीं है घर जाके, दिक्कत ये है। देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इफ यू आर नोट, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो उसका मतलब ये मत समझिए कि आप ही नहीं पढ़ रहे हो, बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो घर जाके अगर रिवाइज नहीं करते हो ना तुम लोग तो उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। नुकसान जो होगा वो सिलेक्शन ना होके होगा, बस इतना सा होगा और कुछ नहीं होगा हमारे तरफ से। क्या है तो बताइए, क्या डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं है ये चीज? बताइए। केस का नाम लिखिए, काठी गोलू ओगड़, काठी कालू ओगड़। एक क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन बना के लिखिए, फिर इसका आंसर लिखवाता हूँ। whether asking for DNA sample, whether asking for DNA sample, whether asking for DNA sample, is it not violative of Article 20 clause 2? It is not violative of Article 20 clause 3. It is not violative of Article 20 clause 3 and Article 21. It is not violative of Article 20 clause 3 and Article 21. Article 24 clause 3 and Article 21, क्योंकि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी तो है ना। क्या क्या डीएनए परीक्षण, क्या डीएनए परीक्षण अनुच्छेद 20(3), अनुच्छेद 20(3) व 21 का उल्लंघन करता है? अनुच्छेद 20(3) या 21 का उल्लंघन करता है, या 21 का उल्लंघन करता है? अनुच्छेद 20(3) या 21 का उल्लंघन करता है? किसका नाम लिखिए, स्टेट ऑफ बॉम्बे। किसका नाम लिखेंगे इसमें? स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओघड़। काठी कालू ओघड़। This is the judgment of 1961 Supreme Court. एक दो तीन चार, कितने जजेस बेंच थी इसकी? बताइए मुझे।
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट वॉज 10 जजेस बेंच। अब आप कहोगे सर 11 क्यों नहीं है इसमें? एक बार देखिए, कंफर्म कीजिए। 10 ही दिख रहे? मैं एक बार गूगल कर लेता हूँ ना, आप लोगों को दिखा देता हूँ। 10 पहले भी होती थी, अर्लियर इट वॉज टू बी। पहले 4 जजेस बेंच बैठती थी, पहले 8 जजेस 10 जजेस बैठती थी। काउंट कीजिए कितने जजेस हैं, एक बार सही से काउंट कर लीजिए जी। काउंट करना स्टार्ट करेंगे। एक, देखिए बहुत लैंडमार्क जजमेंट होता है ना, उनके जजेस भी याद किया कितने के जजेस बेंच थी। ये फालतू चीज आपसे इंटरव्यू में सब चीज पूछ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने जजेस हैं? 10 जजेस हैं। अरे कितने जजेस है टोटल? कितने जजेस दिख रहे हैं आपको? 10 जजेस दिख रहे हैं? 10 जजेस बेंच का जजमेंट है ये। चलिए, इस जजमेंट में क्या हुआ था? दूसरी कोचिंग का प्रचार करना बंद करते, अब वापस अपनी कोचिंग पे आते हैं। चलिए, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए the party can refuse to give evidences, the party can refuse to give evidences, the party can refuse to give evidences। पक्षकार पक्षकार साक्ष्य देने के लिए, पक्षकार साक्ष्य देने के लिए मना कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। because it is related to article 21, 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 क्योंकि है अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ मामला है। अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ मामला है, तो अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ तो मामला, तो क्या दिक्कत है? क्योंकि सर राइट टू प्राइवेसी, अरे राइट टू प्राइवेसी क्या है? राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 है। ये तो बोला केस पुट्टा स्वामी में, ये अगर राइट टू प्राइवेसी है तो आर्टिकल 21 का आप वोलेशन कर रहे हो। लिखिए, as it is violation of right to privacy, as it is violation of right to privacy, as it is violation of right to privacy, क्योंकि ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है। और ब्रैकेट में लिखिए केएस पुट्टा स्वामी जजमेंट, केएस पुट्टा स्वामी जजमेंट, केएस पुट्टा स्वामी जजमेंट, केएस पुट्टा स्वामी जजमेंट, ठीक है ना? केएस पुट्टा स्वामी जजमेंट, केएस पुट्टा स्वामी निर्णय, ब्रैकेट में लिखना है केएस पुट्टा स्वामी निर्णय। ये तो बात हुई आर्टिकल 21 की। अब बात करते हैं आर्टिकल 20(3) की। काटू-कोले-रोबर्ट ने क्या बोला है? देखिए 20(3) में, anything which is in personal knowledge of any person, anything which is in personal knowledge of any person, then article 20 clause 3 restricts, then article 20 clause 3 restricts in such scenario, then article 20 clause 3 restricts in such scenario, जहां कहीं भी, wherever there is a wherever क्या लिखवा है? anything which is in knowledge of any person, then article 20 clause 3 restricts any person, restricts the court or
the court or investigation agency, the court or investigation agency, restricts the court or investigation agency, restricts the court or investigation agency। देखिए ये सारे नोट एक्सटेम्पोर होते हैं, तो जनरली बात क्या है कि अगर कुछ रिपीट करने में लाइन ऊपर नीचे हो जाए तो उसको माइंड मत करना, हिंदी में लिखिए। यदि कोई यदि कोई यदि कोई चीज स्टार्ट पहले क्या कुछ लिखवाए जहां कहीं भी कोई चीज या वस्तु, जहां कहीं भी कोई चीज या वस्तु व्यक्ति के व्यक्तिगत ज्ञान में है, व्यक्ति के व्यक्तिगत ज्ञान में है, व्यक्ति के व्यक्तिगत ज्ञान में है, तो उसे लेने पर रोक 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 है। However, there is no restriction. However, there is no restrictions. However, there is no restrictions on blood sample, handwriting. However, there is no restrictions on blood sample, handwriting, fingerprint. मैंने बताया था ना आपको कि कॉन्शियस स्टेट में आप इफेक्ट ले सकते हैं। ये सेम वही बातें थी जनरली। अभी मैं उसको लिखवा देता हूँ, फिर इसको समझाऊंगा। हालांकि खून परीक्षण के लिए नमूना, खून परीक्षण के लिए नमूना, खून परीक्षण के लिए नमूना या रक्त परीक्षण के लिए नमूना, कोमा हस्तलिखित कोमा हस्तलिखित या उंगलियों की पहचान या अंगुलियों की पहचान या अंगुलियों की पहचान पर कोई रोक नहीं है, पर कोई रोक नहीं है, पर कोई रोक नहीं है, पर कोई रोक नहीं है। समझ में आई? देखिए एक डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने आपको फैक्ट की, तथ्य की डेफिनेशन। वहां पे जो एक फैक्ट था, वो फैक्ट कब होना चाहिए? जब आदमी कॉन्शियस है। तो जब आदमी कॉन्शियस है तभी उसको खून ले रहे हैं, बेहोश करके थोड़ी खून ले रहे हैं। और देख दूसरी बात ये भी समझिए कि आप या तो ब्लड सैंपल लो, हैंडराइटिंग लो, फिंगरप्रिंट लो, थंब इंप्रेशन लो, ये सारे जो प्रोविजंस होते हैं, ये सारे प्रोविजन आपकी खुद की जानकारी में नहीं है, ये तो आपको देने पड़ेंगे ना। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी रेप केस में बोलती कि चल तेरा बॉडी का एग्जामिन करना है, मैं किसी अक्यूज को बोलती है, तो अक्यूज थोड़ी कहेगा कि नहीं मैं प्रोटेक्टेड हूँ आर्टिकल 20(3) में, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो 2 थप्पड़ पड़ेगी पुलिस की, ऑटोमेटिक अक्कल आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? कि आज किसी को उठा लिया अक्यूज को, तो वो ये बात थोड़ी कहेगा कि नहीं नहीं 20(3) पढ़ा है सर ने, सर से क्या पढ़ा, 20(3) पढ़ा है मैंने। 20(3) ठीक है, लेकिन वो आपके पर्सनल नॉलेज में कोई ज्ञान बात है, उसको बाहर नहीं निकाल सकते आप। जो इन्फॉर्मेशन आपके सब कॉन्शियस माइंड में है वो प्रोटेक्टेड है। बताया था मैंने आप लोगों को, जो चीज आपके किस में सब कॉन्शियस माइंड में, डेट इज प्रोटेक्टेड। ऐसे तो फिर आप कभी अक्यूज कभी ब्लड सैंपल नहीं देगा, कभी अपनी डीएनए की रिपोर्ट नहीं देगा। अरे डीएनए सैंपलिंग वहां भी तो होती है ना जहां पे रेप केस है। जैसे अभी आरजी घर वाला केस हुआ कोलकाता में, तो उसका भी डीएनए सैंपल लिया हुआ अक्यूज का। अक्यूज के बाकी दोस्त जो थे, जिससे मिले होंगे उस रिलेवेंट टाइम पीरियड में, उसका भी डीएनए सैंपल लिया होगा, बॉडी से मैच किया होगा, बिस्तरा जो भी कलेक्ट किया है पुलिस ने वहां से, या सैंपल जो भी कलेक्ट किए, देखा ना। क्योंकि पहले क्या था, गैंग रेप हुआ है, ये भी पॉसिबिलिटी बता रहे थे। क्योंकि 150 ml फ्लूइड मिला था। क्या मिला था? 150 ml कोई लिक्विड फ्लूइड मिला था बॉडी से जो रिकवर हुआ था। तो ये कह रहे थे कि 150 ml सीमन मिला है। और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है बतौर इस पॉइंट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम भी जानते हैं कि 150 ml सीमन क्या होता है। ये मीडिया की जो रिपोर्ट्स है और जो व्हाट्सएप पे जो न्यूज फॉरवर्ड हो रही है कि हमारे सामने मत लेके आइए, 150 ml सीमन कितना होता है हमें भी पता है। तो सीबीआई ने फिर वो एक चार्जशीट, एक अलग से एफिडेविट लगाया उसके लिए। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, अलग से एक एफिडेविट लगाया और उसमें ये बात को भी क्लियर किया कि सर वो इस 150 ml सीमन नहीं है, वो अदर लिक्विड, अदर अदर फ्लूइड वगैरह है जो उसकी बॉडी से रिकवर हुआ है। ना समझ में आई? ठीक है, एक केस का नाम लिखिए, भवानी प्रसाद जैन। भवानी प्रसाद जैना वर्सेस कन्वेनर सेक्रेटरी। कन्वेनर सेक्रेटरी
उड़ीसा, उड़ीसा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन एंड अदर, भवानी प्रसाद जेना वर्सेस कन्वीनर सेक्रेटरी उड़ीसा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन एंड अनादर, 2010 का जजमेंट है। दो जजेस बेंच है, क्या है सर? दो जजेस बेंच है। जस्टिस डिलीवर किया है अपने राजस्थान के ही जस्टिस RM लोढ़ा, जस्टिस RM लोढ़ा ने, ठीक है। ऑनरेबल भी लगा दो आगे, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस RM लोढ़ा, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस RM लोढ़ा, इन्होंने ये जजमेंट डिलीवर किया है। देखिए पहला पॉइंट लिखिए इसमें, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19(1)(a, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19(1)(a gives right to privacy to individual, gives right to privacy to individual, gives right to privacy to individual। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1)(a, अनुच्छेद 21 व अनुच्छेद 19(1)(a किसी भी व्यक्ति की किसी भी व्यक्ति की निजता के अधिकार को संरक्षित प्रदान करती है, किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार को संरक्षण प्रदान करती है। बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट, बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट, परंतु यह परंतु यह परंतु यह परंतु यह परंतु यह एक पूर्ण मौलिक अधिकार नहीं है, परंतु ये एक पूर्ण मौलिक अधिकार नहीं है। मैं एब्सोल्यूट का मतलब देख रहा था, कुछ एब्सोल्यूट का अच्छा मतलब मिला नहीं मुझे। एब्सोल्यूट का अच्छा मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं आप लोग? निरपेक्ष, निरपेक्ष तो नहीं शब्द है। हाँ, आज्ञार्थ, आत्यांतिक, तो लिख लीजिए ये एक आत्यांतिक मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक आत्यांतिक मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक आत्यांतिक मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक आत्यांतिक मौलिक अधिकार नहीं है। And it can be curtailed in the interest of society or individual, and it can be curtailed and it can be curtailed and it can be curtailed in the interest of society or individual, in the interest of society or individual, और इस पर समाज और किसी व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखकर, किसी व्यक्ति के समाज और इस पर समाज और व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखकर रोक लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। रोक लगाई जा सकती है। सेकंड पॉइंट लिखिए, DNA testing should be allowed only in cases of imminent need of
imminent need of situation, immediate need of situation, imminent need of situation, imminent need of situation। डीएनए परीक्षण को केवल उन परिस्थितियों में स्वीकार किया जाना चाहिए, डीएनए परीक्षण को केवल उन परिस्थितियों में स्वीकार किया जाना चाहिए जहां 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 परिस्थिति की आसन्न आवश्यकता हो, जहां परिस्थिति की आसन्न आवश्यकता हो। And there is a complete failure of justice, and there is a complete failure of justice if DNA testing is not allowed, and there is a complete failure of justice, and there is a complete failure of justice if DNA testing is not allowed, और न्याय की पूर्णतया निष्फलता होगी, और न्याय की पूर्णतया निष्फलता होगी, और न्याय की पूर्णतया निष्फलता होगी यदि डीएनए परीक्षण को स्वीकार नहीं किया गया तो बहुत आसन्न, बहुत ही ज्यादा आत्यंतिक आवश्यकता होनी चाहिए, बहुत ही आप समझ लीजिए कि बहुत ही इमीडिएट रिक्वायर्ड है तो ही आप उसको अलाउ करो, अदरवाइज मत करो। क्योंकि सीधे सीधे इसका इम्पैक्ट क्या होगा ना, इसका सोसाइटल इम्पैक्ट है, बच्चे के ऊपर भी इम्पैक्ट है, सोशल जस्टिस के लिए। अरे एक तरफ तो सोशल जस्टिस के लिए सरकार इतना काम कर रही है, एक तरफ तो न्याय कोर्ट, तो सरकार क्या कर रही है, सामाजिक सुरक्षा के लिए, सामाजिक न्याय के लिए एक तो तरफ इतना काम किया जा रहा है सरकार द्वारा, और ये प्रोविजन बच्चे का पूरा सामाजिक न्याय खत्म कर रहे हैं। तो कोर्ट कह रही है कि बहुत ज्यादा इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, देन यू विल अलाउ दीज प्रोविजंस। भवानी प्रसाद जैना में तो ये कहा। इसके बाद एक और जजमेंट आया, केस का नाम लिखिए, एक और लाइन लिख लीजिए, इसमें एक थर्ड पॉइंट और लिखिए, इसी केस के अंदर 2 पॉइंट लिखिए ना, थर्ड पॉइंट और लिखिए। DNA testing cannot be used for rebutting, DNA test cannot be used for rebutting conclusive presumption of section 112, conclusive presumption of section 116, rebutting conclusive presumption of section 116। धारा 116 में दिए गए निश्चायक उपधारणा को खंडनीय करने के लिए डीएनए परीक्षण का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और कोर्ट ने मना ही कर दिया कि यार आप उसको रिबर्ट मत करो 116 के प्रिजम्पशन को। 116 का जो प्रिजम्पशन है ना, इसकी जो धारणा है उसको डीएनए परीक्षण से मत करो। तो कोर्ट कह रही है कि भाई सच्चाई को दबे रहने दो, अल्टीमेटली तो ही कह रही ना कोर्ट, सच्चाई को क्या करो, सच्चाई को दबा दो, सच्चाई नहीं चाहिए हमें। अल्टीमेटली तो ये बोल रही ना कोर्ट कि वी डोंट वांट एनी ट्रूथ, हमें सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, हमें सोशल जस्टिस को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उसको रहने दो। एक और केस लिखिए, नंदलाल वासुदेव बड़वायक। अब जो केस है ये इट इज समथिंग डिफरेंट। ओवररूल नहीं किया जजमेंट ने स्पिलर जजमेंट को, क्योंकि ये भी 2 जजेस बेंच ही है, पर इंक्यूरियम कर दिया। लेकिन कुछ शब्द होते हैं, जैसे पर इंक्यूरियम मतलब होता है तो समान ही अगर बेंच है तो पर इंक्यूरियम कर दिया। अब उसको, अब ये तो लैटिन टर्म है, लेकिन इंटरव्यू में बोले तो अच्छा लगता है कि सर इट वाज अ पर इंक्यूरियम, इट वाज आल्सो गिवन बाय द सेम जजेस बेंच। चलिए कोई बात नहीं। नंदलाल वासुदेव बड़वायक,
वासुदेव बड़वायक, वासु ही लिखवाया मैंने, आप देखिएगा जाके। लता नंदलाल बड़वायक। जो भी सेटल्ड प्रिंसिपल जो चल रहा है वो ये है। दिस इज ऑल्सो टू जजेस बेंच। इसके पहले वाला भी कौन सा था? टू जजेस बेंच। कभी कल को अगर ये इशू आएगा तो कितने जजेस बेंच बैठेंगे? फिर बैठेंगे 3। ऐसे जजेस बढ़ते रहते हैं। क्योंकि लिखता वही ना जज, जजमेंट तो एक ही लिखेंगे ना। अभी जैसे मान लीजिए तुम दोनों को मैंने कोई केस में सुना दिया बिठाने के लिए, लेकिन फैसला तो एक ही आदमी देगा ना, कि 2 आदमी जजमेंट लिखेंगे क्या? दिस इज जजमेंट, दिस इज वंडरफुल जजमेंट। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उस जजमेंट का। ओपिनियन लिखते हैं, एक जजमेंट है, मेरे को जजमेंट का नाम याद नहीं आ रहा है। उस जजमेंट के अंदर, हाँ, सबरीमाला जजमेंट, अच्छा वंडरफुल जजमेंट, उसमें सबका ओपिनियन लिखा है। उसमें मतलब ऐसा लिखा है, मतलब जो, अरे यार ये तो जो, अब देखो जो जजमेंट लिखते हैं ना जजेस, अब जजेस ने कोई जजमेंट लिखना है, जैसे मान लीजिए एक पार्टी के आर्गुमेंट लिए, दूसरी पार्टी के आर्गुमेंट ले लिए, और अपने हिसाब से आर्गुमेंट्स को इनकलकेट करके, भाई इस पार्टी ने बोला, इस पार्टी ने बोला, हम लोग ये समझते हैं, हमारा ओपिनियन ये है, और एक जजमेंट दे दिया। जजमेंट लिखना एक अलग चीज होती है। जजमेंट लिखवाया मैंने, जैसे मान लीजिए, अब जजमेंट खुद नहीं लिखते हैं जजेस, लिखवाते हैं। जैसे स्टेनो को बुला लेंगे संडे के दिन, हाँ लिखना स्टार्ट कर, वो बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, 8-10 पन्ने डिक्टेशन करवाई कि हाँ सबको तैयार करके जजमेंट दिखा देना मुझे एक बार फाइनली। ये एक जो नॉर्मल नॉर्मल प्रोसेस होता है। सबरीमाला जो जजमेंट है, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन, उसमें सबके ओपिनियन दिए हुए हैं। आपको वो जजमेंट दिखाता हूँ। इन दैट जजमेंट जितने भी जजेस थे हमारे सबरीमाला के अंदर, सबरीमाला वॉज आई थिंक 5 जजेस बेंच, 5 था शायद सबरीमाला, 5 थे और 4:1 से गया था जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी इसमें। सबरीमाला में सबका ओपिनियन है। पहले इसका नाम लिख लेते हैं अपन, ठीक है? नाम लिख लिया आप लोगों ने। इसमें क्या होता है सबरीमाला में, जैसे दिखाता हूँ। इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन, कितने जजेस थे? 1 2 3 4 5 जजेस थे। जजमेंट में देखना आप, जजमेंट दिया है किसने? जो चीफ जस्टिस है उस टाइम के, दीपक मिश्रा साहब ने दिया ना। अब इनके जजमेंट को दिखाता हूँ मैं, सबके ओपिनियन लिए इन्होंने। इट्स अ लॉन्ग जजमेंट। ही हैज टेकन ए व्यू ऑफ एवरी जज, इन जज ने क्या बोला है, उन जज ने क्या बोला है। मुझे बहुत पास ज्यादा दिखता नहीं है, इतने पास से खड़ा होऊंगा तो किसी दिखेगा, लेकिन तुम लोग बताना कहीं पे भी ना आए ना जज का, जज जज का क्या ओपिनियन है। मैं खुद ही देख लेता हूँ, छोड़ो, इधर लैपटॉप पे आता हूँ। जस्ट गिव मी 2 सेकेंड। पैराग्राफ नंबर 98।
इसमें शायद हो ना हो, लेकिन मैंने आई हैव रेड दैट जजमेंट इन द एसएससी पे पढ़ा था मैंने ये। उसमें तो शायद सारे दिए हुए थे, सारे पॉइंट्स जो थे वो इनकलकेट दिए हुए थे। ये पैराग्राफ 98 जो है वो बहुत नीचे है। ऐसे तो मैं फिर दिस इज 31 32 98 आने दो। ये जो था, ये वो बोर्ड था, त्रावणकोर देवासन बोर्ड, उसने क्या एफिडेविट दिया है, उसका एफिडेविट है ये। वन ऑफ द पार्टीज वो त्रावणकोर देवासन बोर्ड इन दिस मैटर। जब इस केस की हियरिंग होती थी, मैं आई वाज इन सुप्रीम कोर्ट एट टाइम, उसकी हियरिंग चलती थी ना, और पढ़ाए, और सबके ओपिनियन है इसके अंदर। नहीं, बस आ गए हम लोग 98 पे आ गए। ये रहा, पढ़िए। Justice Royman Fali Nariman, writing for himself and Justice UV Lalit, held that the Muslim Personal Laws application codified the practice of triple talaq. The learned judge proceeded with the examination whether this constitution violated. अब यहाँ से जो भी ओपिनियन है ना, ये जस्टिस किसका है? जस्टिस आरिफ नरीमन सर ने जो ओपिनियन दिया है वो ये यहाँ से चल रहा है। उन्होंने क्या ओपिनियन दिया है? बहुत सबने ओपिनियन दिए थे जजमेंट के अंदर। चलो छोड़ो, मेरा टाइम खराब करते हो तुम लोग फालतू सवाल पूछ के। तू सवाल मत पूछा कर पूरी क्लास में, तो फालतू सवाल पूछता है, और फालतू सवाल को मुझे एड्रेस करना पड़ता है, एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ मी। आपको सवाल पूछने का कोई हक ही नहीं है। मैं आज से आपके सारे अधिकार रिवोक करता हूँ। पूछा था ना कि सर ये एक ही जजमेंट क्यों दे रहा है उसी में फिर शुरू हो गया। मैंने मान लीजिए दो लोगों को जिम्मेदारी दी कि एक रिपोर्ट तैयार करना, तो दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार कर दी। जिसने तैयार करी उसने अपना नाम लिख दिया कि मैंने तैयार करी है। इस टाइप का सीन है बस। चलिए छोड़िए, लिखिए इसमें बाद नंदलाल वासुदेव पटवाई में पहले लिखिए, द साइंटिफिक प्रूफ ऑफ डीएनए टेस्ट is an accurate test. A scientific proof of DNA test. The scientific proof of DNA test is an accurate is an accurate is an accurate is an accurate test of relationship and identity. Test of relationship and identity. Test of relationship and identity. लिखिए, डीएनए परीक्षण का वैज्ञानिक साक्ष्य, डीएनए परीक्षण का वैज्ञानिक साक्ष्य किसी व्यक्ति की अनन्यता और संबंध का पता लगाने के लिए सटीक मानक है। क्योंकि सर इससे तो मतलब सबसे, अगर आप देखें तो सबसे बेस्ट चीज क्या है प्रूव करने की? डीएनए टेस्ट, जो रिलेशनशिप को भी बताएगी और एक्यूरेट भी होती है डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट। तो मतलब ट्रुथ जो है वो क्या होना चाहिए? ट्रुथ शुड ऑलवेज बी प्रिवेल। हम क्या कहते हैं कि सच्चाई हमेशा प्रिवेल करे, सत्य में वो जयते। हमारा मोटो यही है। सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है? सत्य में वो जयते। पूछा हुआ है जेलों में, क्या मोटो है सुप्रीम कोर्ट का? सत्य में वो जयते। तो जब सुप्रीम कोर्ट का मोटो ही सत्य में वो जयते है, तो फिर सत्य कैसे हार जाएगा? आप चाहते हो कि ट्रुथ डिफीट हो जाए। दूसरा पॉइंट लिखिए, it is in the interest of justice that by the virtue of truth the rightful relationship
कैन बी स्टैब्लिश, कैन बी स्टैब्लिश, कैन बी स्टैब्लिश। लिखिए, ये न्याय के हित में है कि, ये न्याय के हित में है कि, ये न्याय के हित में है कि ये न्याय के हित में है कि आधुनिक वैज्ञानिक संसाधनों का उपयोग करके, आधुनिक वैज्ञानिक संसाधनों का प्रयोग करके, आधुनिक वैज्ञानिक संसाधनों का प्रयोग करके पक्षकारों के मध्य, पक्षकारों के मध्य संबंध को स्थापित किया जाए, संबंध को स्थापित किया जाए, स्थापित किया जाए। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए प्लीज। when the truth can be established by scientific accuracy, when the truth can be established by scientific accuracy, जहां कहीं भी वैज्ञानिक सटीकता से, वैज्ञानिक सटीकता से सत्यता को प्रकट किया जा सकता है, सत्यता को प्रकट किया जा सकता है, सत्यता को प्रकट किया जा सकता है। when the truth can be established by the scientific accuracy, then no presumption can disprove it, then no presumption can disprove it, प्रकट किया जा सकता है। तो कोई भी उपधारणा, कोई भी उपधारणा, कोई भी उपधारणा उसे ना साबित करने के लिए नहीं प्रयोग में ली जाएगी। तो कोई भी उपधारणा उसे ना साबित करने के लिए नहीं प्रयोग में ली जाएगी, कोई भी उपधारणा उसे ना साबित करने के लिए नहीं प्रयोग में ली जाएगी। और आप ये पॉइंट्स को देखिए, दीज पॉइंट्स आर वेरी प्लिनरी। जब ट्रुथ है तो भाई साहब किस बात की उपधारणा, सच्चाई हो तो फिर उपधारणा क्यों चाहिए? समझ में आ रही है? जब भाई कोई चीज सच है तो सच है। आप एक तरफ तो बोल रहे हो 116 में कि अगर कोई पार्टी प्रूव नहीं कर पा रही है, अगर 116 के प्रेजम्पशन को किसी ने स्थापित कर दिया है, बच्चा तो स्थापित कर ही देगा ना। बच्चा तो बता देगा, सर ये मेरी पापा मम्मी के जैसे उनकी शादी हुई, ये रहा मेरा बर्थ सर्टिफिकेट। बच्चे ने तो कर दिया, दो एविडेंस लगा के, दो सर्टिफिकेट लगाने उसको, 116 का प्रेजम्पशन लागू हो गया। लागू होते ही फिर वो 2 भी आ जाएगा, और 2 भी आते ही एविडेंस नहीं देने दिया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर हम क्या बात कर रहे हैं? सच्चाई की, ट्रुथफुलनेस की। एविडेंस का काम ही क्या है? एविडेंस का पर्पस जब लिखवाया था साक्ष्य अधिनियम का, ये तो लिखवाया था कि ट्रुथफुलनेस, कि सच्चाई को स्थापित करना, ट्रुथफुल चीज को एस्टैब्लिश करना। समझ में आ रही बात? मतलब सच्चाई को आपको स्थापित करना है, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखिए, चौथा है, तीसरा चौथा है, हाँ चौथा पॉइंट लिखिए प्लीज, चौथा पॉइंट लिखेंगे। A DNA test report can rebut, a DNA test report can rebut, a DNA test report, a DNA test report can rebut, can rebut, can rebut the presumption of section 116, 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 presumption of section 116। देखिए, डीएनए परीक्षण, डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट, डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट धारा 116 की उपधारणा को, डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट धारा 116 की उपधारणा को खंडन करने के लिए पर्याप्त है, खंडन करने के लिए पर्याप्त है, खंडन करने के लिए पर्याप्त है। अभी तो शायद संजीव खन्ना सर बनेंगे, संजीव खन्ना सर के तो 27 में बनेंगी और 28 में जैसे पार्टी वाला बन जाएंगे, और क्या। नहीं बस इतना ही रहने दीजिए। संजीव खन्ना कब से बन रहे हैं ये? संजीव खन्ना सर, संजीव खन्ना सर कब से बन रहे हैं? in line to become the 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए एक और बात याद रखना,
जब भी ये जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है या फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, इनके जो चेयरमैन होते हैं ना, वो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं। कौन होते हैं? जैसे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन कौन होंगे? सेकंड सीनियर मोस्ट जज, जो ये हैं। हाँ, अगले सीजीआई बनने वाले हैं। लिखा ना, इज इन लाइन टू बिकम ए 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कब से कब तक रहेंगे ये चीफ जस्टिस? दिल्ली से ही है, दिल्ली हाईकोर्ट प्रैक्टिस करके पूछे। नहीं, ये नेफ्यू है जस्टिस एचआर खन्ना के। एचआर खन्ना की स्टोरी सुनाई मैंने आप लोगों को। जस्टिस एचआर खन्ना की स्टोरी ऐसी है, जस्टिस एचआर खन्ना की स्टोरी ऐसी है। अरे बात नहीं, प्लीज सुनिए, बहुत अच्छी स्टोरी उनकी। क्यों कहते हैं जस्टिस की जजेस इम्पार्शियल होने चाहिए? हम क्यों कहते हैं ऐसा? इमरजेंसी का टाइम था इंदिरा गांधी का, सबके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा रहा था, कटौती की जा रही थी, सबको जेल में डाला जा रहा था। केस हुआ एडीएम जबलपुर। एडीएम जबलपुर केस में जस्टिस एचआर खन्ना थे। अब ये जस्टिस एचआर खन्ना के भतीजे हैं जस्टिस संजीव खन्ना। छोड़िए उसको बात, मैं नेपोटिज्म की बात नहीं करना चाहता। लेकिन जस्टिस एचआर खन्ना उस टाइम पे अगले चीफ जस्टिस बनने वाले थे। क्या बनने वाले थे? अगले चीफ जस्टिस बनने वाले थे एचआर खन्ना, अगर वो सरकार के फेवर में फैसला दे देते तो। लेकिन उन्होंने नहीं दिया, उनको अगला चीफ जस्टिस नहीं बनाया। आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक कॉम्पिटिशन होता है जस्टिस एचआर खन्ना के नाम से। उसके बाद कौन चीफ जस्टिस बना उसका नाम किसी को याद भी नहीं होगा, लेकिन जस्टिस एचआर खन्ना का नाम सबको याद है। अगर इम्पार्शियलिटी का उदाहरण देना है, जस्टिस एचआर खन्ना से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। जस्टिस एचआर खन्ना वो जज जो अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, लेकिन अगेंस्ट द गवर्नमेंट फैसला दे दिया। क्योंकि अल्टीमेटली जो फाइल अप्रूव होती है वो तो प्रेसिडेंट ही करता है ना। प्रेसिडेंट से कोई कारण थोड़ी पूछ सकता है कि आपने इसको क्यों नहीं बनाया। जो सेट प्रैक्टिस थी कि जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा वो बनेगा, तो इसलिए लिखा हुआ है इट इज इन लाइन विद, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसलिए लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है ना, इज इन लाइन टू बिकम द 51st चीफ जस्टिस। इसलिए लिखा हुआ है 51st चीफ जस्टिस, क्योंकि इसलिए लिखा हुआ है 51st चीफ जस्टिस बनेंगे, इसलिए लिखा हुआ है। इसका सिंपल सा एक आंसर ये है, क्योंकि अभी तक तय नहीं है यही बनेंगे। जब तक ऑनरेबल प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं कर देते तब तक। जज ट्रांसफर केस दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने तो दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट तो बताएगा ना कि भाई हमारे में से मेरे में वही रहना चाहिए। लेकिन सबसे सुपीरियर कौन है इन सब इस सारे फंक्शंस का? प्रेसिडेंट। सबसे सुपीरियर कौन है इन सब में? राष्ट्रपति। तो अगर वो मना कर दे तो फिर नहीं होगा, सिंपल सी बात है, तो कितना ही फिर कर लो। इसलिए लिखा हुआ है इन लाइन। कल को क्या पता ये भी कोई ऐसा फैसला दे दें तो ना बनाए गवर्नमेंट। बात समझ में आ रही है? तो ही इज द नेफ्यू ऑफ जस्टिस एचआर खन्ना, लिखा है ना। He is in line to become the next 51st Chief Justice after the retirement of Khanna is the also nephew of the former judge of। और जस्टिस एचआर खन्ना ने, जस्टिस एचआर खन्ना ने ये प्रिंसिपल दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर याद करो, जजमेंट याद करो, जजमेंट केशव भारती। और मैंने कहा था कि बात आगे टक गई थी 6:6 पे, 30 जजमेंट में 6:6 पे बात आगे टक गई थी। और जस्टिस एचआर खन्ना का ओपिनियन था कि एक तो राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म करें, राइट टू प्रॉपर्टी को भेजें उधर, फंडामेंटल राइट से हटाओ इसको, राइट टू प्रॉपर्टी को। जब तक ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट रहेगा, हमने केसेस आते ही रहेंगे, क्योंकि सारे प्रॉपर्टी के केसेस है, कामेश्वर प्रसाद से लेकर कृष्ण भारती तक सब प्रॉपर्टी के मामले हैं। और बोला कि एक बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल जिसने बनाया वो कौन है? जस्टिस एचआर खन्ना। ही वाज अ ब्रिलियंट जज। तो कहते हैं ना कि व्हाट इज क्वालिटीज ऑफ जजेस? इम्पार्शियलिटी। उसका उदाहरण जस्टिस एचआर खन्ना। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है 116 जो है वो समझ में आ गया होगा आपको। वी हैव डिस्कस इन वेरी डिटेल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है ना। कल हम सेक्शन 8 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें बोलता ना कि हाँ दे सकते हैं।
दो जजेस बेंच है ना, ओवररूल नहीं होता ना। ओवररूल तब होता है जब इसी जजमेंट को 3 जजेस बेंच ने दिया हो। पर इंक्यूरियम मतलब जी, देखिए ऐसी बात नहीं, कोई पार्टी अगर उस जजमेंट को साइड करती है तो उसको भी सही माना जाता है। जब तक दो जजेस बेंच ही तो है, दोनों जजेस, हाँ सिचुएशन में निर्भर करता है। और भी जजमेंट्स है इसके ऊपर, लेकिन हाँ एक दो केसेस और लिखाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर यार, मुझे अभी लिखवा देने चाहिए थे। रोहित शेखर एनडी तिवारी लिखवा दिया क्या मैंने? रोहित शेखर एनडी तिवारी कल लिखवाऊंगा, कल एक दो जजमेंट और लिखवाऊंगा, फिर खत्म कर दूंगा इस टॉपिक को।